हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 2213 पोस्ट बिहार दरोगा मेंस एग्जाम के लिए जो केबीसी नैनो का न्यू प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसका सेट नंबर 8 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 7 तक को कवर कर लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को, जो घंटी का निशान है, उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा मेंस से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण के नियम से संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, किरचॉफ के दो नियम है। प्रथम नियम जो है यह विद्युत धारा का नियम के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा नियम जो है ये वोल्टेज का नियम के नाम से जाना जाता है। प्रथम नियम यानी कि विद्युत धारा का जो नियम है यह आवेश संरक्षण के नियम से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर वोल्टेज का नियम यानी कि दूसरा नियम पूछा जाता तो किरचॉफ का दूसरा नियम जो है ये ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है। ठीक है, ऊर्जा के संरक्षण के, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक आपको देखना है और अपना अपना स्कोर लास्ट में कमेंट करके आप सभी को बताना है। देखिए, दृष्टि दोष जो कि मायोपिया मायोपिया और एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष और हाइपरमेट्रोपिया मतलब दीर्घ दृष्टि दोष। मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। तो देखिए, मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष जो है इसमें नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया जाता है इस बीमारी को दूर करने में? तो अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और हाइपरमेट्रोपिया जब पूछेगा यानी कि दीर्घ दृष्टि, तो उत्तल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक लकड़ी है। देखिए, लकड़ी जो है फ्रेंड्स यह प्राथमिक ईंधन है। प्राथमिक ईंधन वे ईंधन है जो प्रकृति में पाए जाते हैं और बिना किसी प्रकार के ऊर्जा रूपांतरण या परिवर्तन प्रक्रिया के बिना क्या होते हैं, वो निकाले जा सकते हैं, संग्रहित किए जा सकते हैं। तो ये लकड़ी जो होगा यह प्राथमिक ईंधन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है केबीसी नैनो का। चैनल पर चले जाइए, प्लेलिस्ट ओपन कर लीजिए और सभी वीडियोस को देख लीजिए। कंटिन्यू आपको अब यहाँ पर आपकी एग्जाम तक वीडियो मिलते रहेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि पर डे कम से कम 2 वीडियो आपको उपलब्ध करवाऊँ, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। देखिए, परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। आपने पढ़ा होगा परावर्तन के 2 नियम हैं। एक क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है। तो ये आपको पता है कि ये मायोग्लोबिन है। ठीक है, चलिए। अच्छा, क्लोरोफिल में क्या होता है जरा आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्न में से किस अंग से प्रारंभ होता है। तो देखिए, ये जो प्रारंभ होता है ये पेट से होता है, यानी कि अमाशय से होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अमाशय से पेप्सिन एंजाइम निकलता है। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन एंजाइम। याद होगा आपको, जो कि प्रोटीन को पचाता है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में यह तोड़ देता है। अच्छा, ये तो प्रारंभ पूछा गया। प्रोटीन का पाचन निम्न में से किस अंग में प्रारंभ होता है, तो ये अमाशय हो जाएगा। प्रोटीन का पाचन कहाँ पर पूर्ण होता है, तो पूर्ण कहाँ पर होगा फ्रेंड्स? यह पूर्ण होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में, ध्यान रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर एक तरफ हार्मोन दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके कार्य दिए गए हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा फ्रेंड्स, जो सही सुमेलित नहीं है, इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण सही दिया गया है। मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण, ये भी सही है। ऑक्सीटोसिन ये क्या है, स्तन ग्रंथि से दुग्ध का यह निस्सरण, यह भी सही दिया गया है। गैस्ट्रिन जो है यह रक्तचाप का नियमन ये नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली और केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। तो आपको पता है कि इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, अंगूर में भी टार्टरिक एसिड पाया जाता है, तो ये टार्टरिक हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, नींबू और संतरा में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो फ्रेंड्स, यह प्रभावित करता है वसा का पाचन। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, देखिए जहाँ एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है, जहाँ मुझे लगेगा कि यहाँ कुछ आपको एक्स्ट्रा बताने की जरूरत है, वहाँ मैं निश्चित रूप से आपको बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। देखिए नहीं पूछा गया, एक तरफ प्रदूषक है, दूसरी तरफ उनसे होने वाली बीमारियां दी गई है। पारा मिनी मात्रा सही है, कैडमियम इताई इताई रोग होता है सही है, नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ये भी सही दिया गया है। फ्लोराइड आयन से अपच नहीं होता है। देखिए फ्लोराइड आयन से क्या होता है, फ्लोराइड से फ्लोरोसिस नामक बीमारी होता है, और फ्लोराइड आयन से दांत खराब हो जाते हैं, यहाँ तक कि कैंसर भी होता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है सही सम्मिलित नहीं है। मिर्च का जो तीखापन होता है, इसका तीक्ष्णता होता है, इसका कारण क्या है? तो ये होता है कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण। लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण टमाटर का रंग जो है ये लाल होता है, याद रखेंगे। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाजर का रंग होता है लाल। एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण सेब का रंग लाल होता है। चलिए, चुकंदर में विटामिन पाया जाता है। ठीक है, विटामिन पाया जाता है चुकंदर में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। मस्तिष्क जिम्मेदार है, तो यह सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए और शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। तो उपयुक्त तीनों सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, रोगियों के दांत देखने के लिए जो दंत चिकित्सक हैं वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो मैंने बताया था कि आंख, कान, नाक, दांत, गले, ये सभी के जो डॉक्टर हैं ये अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है। ठीक है, हेडलाइट में। साइड मिरर में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है, हेडलाइट में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए, सोलर कुकर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वायु में ध्वनि तरंग होती है तो ये अनुदैर्घ्य तरंग होती है, और प्रकाश जो होता है यह अनुप्रस्थ तरंग होता है। ठीक है, प्रकाश किस प्रकार का है? तो अनुप्रस्थ है। नीला थोथा का रासायनिक रूप से क्या है? तो नीला थोथा जो है फ्रेंड्स, इसको एक और नाम से जाना जाता है, जैसे कि इसको नीला कसीस भी कहा जाता है। ठीक है, कसीस। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए ये नीला थोथा जो है यह क्या है? कॉपर सल्फेट है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4 × 5H2O होता है, याद रखेंगे। और देखिए हरा कसीस, इसको फेरस सल्फेट कहा जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है ये FeSO4 × 7H2O होता है, हरा कसीस। एक होता है सफ़ेद कसीस, जिसको कि जिंक सल्फेट कहा जाता है, ZnSO4 × 7H2O। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, धातु अपनी वास्तविक उपस्थिति में विद्यमान होती है, तो यह मुक्त स्थिति में। मुक्त स्थिति ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन आपको पता है, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का जो उदाहरण है वो आपका हो जाएगा कागज का जलना। ठीक है, चलिए, हाथी गुम्फा का जो अभिलेख है किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? देखिए, जो हाथी गुम्फा अभिलेख है इसी में सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किया गया है। ठीक है, और ये कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है, तो खारवेल ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सेशन जब समाप्त होगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। आपको अगर लगता है कि वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो निश्चित रूप से फ्रेंड्स लाइक करें। बिल्कुल निःशुल्क, मैं निस्वार्थ भाव से आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है, यह संबंधित किससे था? ये पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह संबंधित था, सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी यह नहीं था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि कालक्रम के अनुसार से व्यवस्थित करना है। अब ये देखिए, ये सभी मुगल बादशाह हैं। मोहम्मद शाह जो है इसको रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था। मोहम्मद शाह का जो शासनकाल रहा था ये 1719 से लेकर के 1748 तक रहा था। उसके बाद देखिए जहांदार शाह का 1712 से, यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ, 1712 से लेकर के ये 1713 तक रहा था। आलमगीर द्वितीय, इसका जो कार्यकाल था ये 1754 से लेकर के कब रहा था? 1759 तक रहा था। और अहमद शाह जो था इसका 1748 से लेकर के 1754 तक रहा था। तो अब आप इसको व्यवस्थित कर दीजिएगा बिल्कुल कालक्रम के अनुसार से। तो यानी कि सबसे पहले आपका इसमें से क्या हो जाएगा? सबसे पहले बी हो जाएगा जहांदार शाह। ठीक है, उसके बाद कौन सा हो जाएगा? उसके बाद बी के बाद ए हो जाएगा मोहम्मद शाह। उसके बाद आपका डी हो जाएगा 1748 से 54, और उसके बाद हो जाएगा आपका सी।
तो BADC राइट आंसर हो जाएगा, BADC। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो ये यात्री कौन था? फ्रांसिस्को पेलर्ट था। यहाँ मैं लिखता हूँ, ये सुधार लेंगे, पल्सर पेलर्ट था ये, ठीक है। ये कहाँ का था? तो यह एक डच यात्री था, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर और भी जो विदेशी यात्री हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सभी विदेशी यात्री जो हैं जहांगीर के समय ये भारत आए थे। इनको एक बार आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो ये MA जिन्ना ने किया था, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने। उसके बाद देखिए, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो नागलपुर नामक नगर की स्थापना की थी, नागलापुर, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए, कृष्णदेव राय जो थे यह किस वंश के थे? तो तुलुब वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। क्लियर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने तेलुगु में आमुक्त मलयाद और संस्कृत में जामवती कल्याणम नामक 2 ग्रंथ की रचना भी की है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि का परित्याग कर दिया था? तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड था, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल डेट याद रखेंगे। और इस हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि, उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि और जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो था वायसराय था उस समय। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है, ये सभी के सभी युद्ध जो हैं ये बाबर के द्वारा लड़े गए हैं और सभी युद्ध में बाबर विजयी हुआ था। और ये चंदेरी का युद्ध जो है ये 1530 में नहीं, चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। किसके बीच में? तो यह बाबर और मेदनी राय के बीच में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में 1527 में हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में अफगान और बाबर के बीच में हुआ था। और सभी के सभी युद्ध में बाबर पराजित हुआ, विजयी हुआ था। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संधि का हिस्सा नहीं था? त्रिपक्षीय संघर्ष आपने पढ़ा है, ठीक है। इसमें जो थे चोल नहीं थे, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट थे, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो सुदर्शन झील है ये गुजरात में है, गिरनार में है, ठीक है। स्कंदगुप्त ने इसका पुनरुद्धार किया था। और रुद्रदामन प्रथम जो था ये शक शासक था फ्रेंड्स। इसने जो है रुद्रदामन प्रथम इसने इसका जीर्णोद्धार किया था। अच्छा, रुद्रदामन प्रथम जो था, आपको याद होगा कि रुद्रदामन प्रथम ने ही गिरनार अभिलेख जारी किया था, जो कि विशुद्ध संस्कृत में पहला अभिलेख था। ये सब याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए, जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। तो ये सौंपा गया था पंडित महात्मा गांधी को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? तो फ्रेंड्स, ये किसने लिया? तो डॉक्टर किचलू, ठीक है, डॉक्टर किचलू हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर देख लीजिएगा, डॉक्टर किचलू हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो फ्रेंड्स, यह प्रारंभ हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। उसके बाद देखिए, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था, लंदन में, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि फैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो देखिए, फैराजी आंदोलन जो था इसकी शुरुआत किया था हाजी शरियतुल्लाह ने, ठीक है, हाजी शरियतुल्लाह ने, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? तो 1929 का ये लाहौर अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। यूरोपीय चित्रकारी यानी कि यूरोपियन पेंटिंग्स का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो फ्रेंड्स, यह प्रवेश हुआ था अकबर के दरबार में। पुर्तगालियों के माध्यम से यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश अकबर के दरबार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद देखिएगा कि 1857 का समय जो है गवर्नर जनरल पूछा गया है, तो ये लॉर्ड कैनिंग था। किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए, किताबुल हिंद पुस्तक जो है ये लिखी गई है अल बरूनी के द्वारा। और ध्यान रखेंगे ये किस भाषा में है?
तो यह अरबी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, अरबी भाषा, भाषा पूछा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए नहीं पूछा गया, तो बाकी देख लीजिएगा सभी सुमेलित है इसमें से, लेकिन ये गिब्सन जो है ये ब्राजील में नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, तो ये सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो यह नदी कौन सी है? यह मिसिसिपी नदी है। यह जो है फ्रेंड्स, यह अमेरिका और उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, याद रखेंगे। और ये जो पक्षी के पंजे की आकृति है यह निक्षेपों के जमाव से होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय प्रदूषक है? प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीय प्रदूषक। देखिए फ्रेंड्स, प्राथमिक प्रदूषक जो सीधे एक प्रक्रिया से उत्सर्जित होते हैं, और द्वितीयक जो होते हैं ये सीधे एक प्रक्रिया से उत्सर्जित नहीं होते हैं। प्राथमिक प्रदूषक में आपका राख आ जाएगा, ज्वालामुखी विस्फोट से जो राख निकलता है, मोटर गाड़ी से जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, उसके बाद जो आपका कल कारखाने हैं उनसे SO2 गैस निकलता है, ये सभी जो हैं प्राथमिक प्रदूषक हैं। द्वितीयक प्रदूषक जो है ये स्मॉग होता है, और H2SO3 इसको क्या कहा जाता है? सल्फ्यूरस एसिड कहा जाता है, ये द्वितीयक प्रदूषक हैं। तो यहाँ पर देखिए स्मॉग दिया गया है। डाचिगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हांगुल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कश्मीरी स्टैग। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो फ्रेंड्स यह है मनरेगा। मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये लॉन्च ईयर इसका क्या है? तो 2006 है। अच्छा, ये इंट्रोड्यूस कौन किया था इसको? तो उस समय मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट रघुवंश प्रसाद सिंह थे, जो कि बिहार के थे, पिछले वर्ष उनका निधन हो गया था। ये उस समय मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट थे। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, रघुवंश प्रसाद सिंह, इन्हीं के समय यह लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स यह जो है इसका उपयोग किया जाता है किसके लिए? तो कूड़ा कचरा जलाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइंस्टाइन को निम्न में से उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इनको नोबेल पुरस्कार 1921 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1921 में, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम के लिए। तो देखिए प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, मिलान करना है यहाँ। देखिए वन अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? यह देहरादून में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर है बताइए? तो फ्रेंड्स ये जो है आपका, ये आपका झांसी में है, उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। तो 3 4 1 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 4 1 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? तो ये सेलम जो है ये नहीं है। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा फिर से यहाँ पर देखिए मिलान करना है। एक तरफ जो है नगर दिया गया है और उसके तरफ नदी दिया गया है। खार्तुम यह नील नदी के किनारे है। ब्राज़विले जो है यह किस नदी के किनारे है? तो फ्रेंड्स यह जायरे नदी के किनारे है। क्लियर। रॉटरडम जो है यह नदी है राइन नदी के किनारे है, और पेरिस जो है यह सीन नदी के किनारे है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2 1 4 3 हो जाएगा। 2 1 4 3 देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? तो वन संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया था 1980 में, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया था 1986 में। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो 1986 में। निम्नलिखित में से दर्रों में से किससे होकर के लेह जाने का रास्ता है? तो देखिए फ्रेंड्स श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जोजिला दर्रा। ठीक है, जोजिला दर्रा का निर्माण जो है यह किस नदी से हुआ है? तो सिंधु नदी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। देखिए शिवकिला दर्रा कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स यह हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और यह जो है शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। उसके बाद बनिहाल दर्रा जो है यह जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने का मार्ग इसी से होकर के गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 4000 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सा विश्व का प्राचीनतम और सबसे गहरी झील है? तो सबसे गहरी और प्राचीनतम झील बैकाल झील है, जो कि फ्रेंड्स रूस के साइबेरिया क्षेत्र में है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ गर्म जल स्रोत है और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति है। तो इसमें से देखिए फ्रेंड्स ज्वालामुखी जो हो जाएगा ये जम्मू कश्मीर में नहीं है। ज्वालामुखी जो है भारत में अंडमान निकोबार में है। ठीक है,
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इसमें से पश्चिमी घाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। तो ये कौन सा है, माउंट कोटोपैक्सी है, जो कि इक्वाडोर में है। कहाँ है, इक्वाडोर में है, याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशियाई में पाए जाते हैं। तो यूरेशिया में जो है यह पाया जाता है आपका स्टेपिज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेरीज कहाँ पर है। तो ये अमेरिका में है। डाउन्स कहाँ पर है फ्रेंड्स, डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है। और वेल्स जो है ये कहाँ पर है, तो ये आपके अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राम सेतु शुरू होता है, तो ये धनुषकोडी से। उसके बाद देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित जो मृतक घाटी है, डेथ वैली है, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो यह रिफ्ट वैली का उदाहरण है, रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तहत सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। तो समाजवादी, उदारवादी, उसके बाद गांधीवादी, सभी हो जाएगा। ठीक है, उदार, भौतिकतावादी, समाजवादी और गांधीवादी। नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में आपको पता है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में इसका वर्णन किया गया है और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर के उपहास किया था। तो फ्रेंड्स यह लॉर्ड डफरिन था और इसी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन भी किया गया था 1885 में। उसके बाद राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 1952 में हुआ था, लोकसभा का भी 1952 में ही हुआ था। सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था। सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे इसका गठन 1983 में किया गया था। इसने अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था, तो 1988 में किया था, केंद्र राज्य संबंध में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन ये उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। जब मत बराबर हो जाता है तो निर्णायक मत देने का अधिकार होता है लोकसभा के अध्यक्ष को, और यह अनुच्छेद 100 में इसका चर्चा किया गया है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 को सार्थक कदम हेतु परामर्श देता है। 40 जो है राज्य को सार्थक कदम, तो 40 जो है आपको पता है कि ग्राम पंचायत के संगठन से यह संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा भारतीय संसद की लोकलेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है। तो लोकसभा का स्पीकर करता है। ठीक है, लोकलेखा समिति जो है इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं और देखिए इसमें से क्या होता है, 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो विपक्ष का नेता होता है लोकसभा में वही मेनली इसका अध्यक्ष होता है। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। तो सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और इसका उत्तर बताइए। तो देखिए इसमें से कोई नहीं है। देखिए केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना था। उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 66 नंबर की, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। अच्छा, ये अनुच्छेद आप लिख करके बताएंगे किस अनुच्छेद में कहा गया है कि यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, बताइएगा जरा। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिली है। तो यह अनुच्छेद कौन सा है फ्रेंड्स, 169 है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो यह उद्देशिका। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किसे जो है अनुच्छेद जो 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको संविधान की आत्मा कहा था। जब डॉक्टर BR अम्बेडकर लिखेगा तब आप ये वाला टिक लगाएंगे, लेकिन संविधान का आत्मा जो है उद्देशिका को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अपने पद से उसे हटाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स उसे हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी यह पहले पूरा कर लेता है अवकाश ग्रहण कर लेता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वर्तमान में कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा का अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था लोकसभा में, प्रथम स्पीकर कौन थे लोकसभा के, तो GB मावलंकर थे। इन्हीं के खिलाफ जो है 1954 में लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 अनुसूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। तो देखिए यह जो है कौन सा आर्टिकल है, 245 है और 246 है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है, तो देखिए अंतर्राज्यीय परिषद जो है एक संवैधानिक प्रावधान है इसका, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। अंतर्राज्यीय परिषद जो होता है इसकी अध्यक्षता कौन करता है इसकी बैठक का, तो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक प्रावधान हो जाएगा। 73 नंबर देख लीजिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख करके दे सकता है, तो आपको पता है कि भारत के राष्ट्रपति को। उसके बाद देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 330 में है। उसके बाद देखिएगा कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं है, तो गैर नागरिकों को भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है और जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण जो है, एक मिनट, ये हो जाएगा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ये हो जाएगा अल्पसंख्यकों का अधिकार। ठीक है, तो 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से सिफारिश की थी। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था और इसने पंचायती राज द्विस्तरीय, ठीक है ध्यान रखेंगे द्विस्तरीय। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि किस संविधान संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे, तो आपको पता है यह 42वां संविधान संशोधन है। इसको लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लघु संविधान। ये 1976 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। चलो उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सरप्लस प्रतिपादित किया था, तो ये कार्ल मार्क्स ने किया था। उसके बाद देखिए अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और किसका, तो ये एनटीपीसी का। ऑप्शन में आगे देखिएगा एनटीपीसी लिखा मिलेगा, एनटीपीसी का। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा 80 नंबर। इसके बाद 81 से लेकर के 100 तक में क्या है, मैथ रीजनिंग का है। पीडीएफ में वहाँ पर उपलब्ध करा दूंगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है, वहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही नहीं है, तो देखिए इसमें से ये जो दिया गया है SJSRY, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। यह जो है शहरी क्षेत्र से है, तो ये ग्रामीण रोजगार गलत दिया गया है, तो यही जो है सुमेलित नहीं है।